सो केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि मैटर और मॉलिक्यूल्स असल में है क्या। तो पहले चूज करते हैं कि मैटर, जो कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ भी चुके हो, मॉलिक्यूल्स भी पढ़ चुके हो 9th में। सो मैटर क्या होता है? मैटर कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका कुछ मास हो, जो रेजिस्टेंस ऑफर करे, और जो हमारी सेंसेस के द्वारा हम उसे फील कर सके, देख सके, समझ सके, उसे कहते हैं मैटर। सो मैटर की डेफिनेशन क्या हुई? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हैव मास, ऑफर रेजिस्टेंस एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। सो ये पेन है, ये मैटर है, क्योंकि इसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया। अगर मैं इसको इधर रख दूंगा तो इसने पेज का इतना पोर्शन ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसका कुछ मास है, थोड़ा ये भारी है, इसका कुछ मास है। और अगर मैं इसको एयर में मूव करूंगा तो एयर के द्वारा इसे थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाएगी, इसे रुकावट होएगी इसकी मोशन करने में, और हम इसे अपनी आंखों से देख सा रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये हुआ मैटर। तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। पेन, बुक देख लो आप, बुक में भी सेम केस होगा। टेबल देख लो, चेयर देख लो, ये सभी के सभी मैटर है। हाँ, एयर भी एक मैटर है। जो अगली चीज आती है कि मैटर तो पढ़ लिया, अब मैटर की टाइप्स पढ़ते हैं। सो मैटर की टाइप्स, मैटर को किन दो बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। एक होती है मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकली उसको क्लासीफाई किया जाता है, और एक होती है केमिकल क्लासिफिकेशन, तो केमिकली भी उसको क्लासीफाई किया जाता है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है, जो उसको 3 और प्रकार में डिवाइड किया जाता है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। और केमिकली पहले उन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक प्योर सब्सटेंस और एक इम्प्योर। फिर प्योर को आगे 2 और टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिनमें से एक है एलिमेंट और एक है कंपाउंड। इम्प्योर को भी आगे, इम्प्योर में क्या आते हैं? मिक्सचर। और मिक्सचर के आगे 2 टाइप्स तो आपने पढ़ी हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। और एलिमेंट्स की आगे आती है 3 टाइप्स, जिनमें से एक है मेटल, एक है नॉन मेटल, एक है मेटलॉइड, जिनके बारे में आप 10th में पढ़ चुके हो। और कंपाउंड के आगे जो मेन 2 टाइप्स हैं वो है आयोनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड। मैटर की जो भी फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो आप 9th में पढ़ चुके हैं, और केमिकल भी 10th में पढ़ ही चुके हैं। तब भी थोड़ा केमिकल के बारे में बता देते हैं, क्योंकि आगे भी काम आएगी। केमिकल क्लासिफिकेशन में 3 आती हैं: एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो पहले करते हैं बात एलिमेंट की। एलिमेंट प्योरेस्ट फॉर्म है मैटर की। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में, आपके सीबीएसई में, जेके बोर्ड में, स्कूल एग्जाम्स में। विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर? तो कौन है? एलिमेंट। सो एलिमेंट है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, और ये सिर्फ एक टाइप के एटम से बनी होती है। एलिमेंट है वो प्योरेस्ट फॉर्म है मैटर की, और एक टाइप के एटम से बनी होती है। एग्जांपल ले लो, O, ठीक है। फिर उसके बाद कार्बन, O क्या है? ऑक्सीजन, जिंक, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड है वो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से बना होता है। कंपाउंड है वो तब बनता है जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करे इन अ फिक्स्ड रेशियो। फिर से बता देता हूँ, कंपाउंड है वो एक सब्सटेंस है जो तब बनता है जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करे
इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये याद रखिएगा, फिक्स्ड रेशियो। अब फिक्स्ड रेशियो से क्या मतलब, अब CO2 है, इसमें C का कितना मास है 12 ग्राम, O2 का कितना मास है 16 इंटू 2 यानी कि 32 ग्राम। अब इनकी रेशियो करोगे C/O की रेशियो कितनी आएगी 12/32। अब 4 से कहा जाएंगे 3:8। तो देखिए जितने भी CO2 बनेंगे ना, उस पे बनने के लिए उनकी जो रेशियो होगी वो हमेशा होगी 3:8। H2O में ले लो, H का मास कितना है, H2 का मास कितना है 2 ग्राम, O का मास कितना है 16 ग्राम। तो H/O की रेशियो क्या होगी 2/16 यानी कि 1:8। अब बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर है वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो एलिमेंट्स या कंपाउंड से बनते हैं, बट किसी भी रेशियो में जो आपकी मर्जी, आपने इतना थोड़ा ज्यादा नमक डाल दिया, कुछ सैंड डाल दी, कुछ भी डाल दिया, अपनी मर्जी से जितना आप यहाँ पे खुले हो, जितना डालना है अपनी मर्जी से डाल दो। सो मिक्सचर क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से बना होता है, बट इसमें एक चीज नहीं होती, नॉट इन अ फिक्स्ड रेशियो। एक फिक्स्ड रेशियो नहीं होती। तो इसमें आगे आती है इसकी दो टाइप्स। पहली टाइप आई होमोजीनियस, जो होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं, जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट द मास, जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट द मास, उसे हम कहते हैं मिक्सचर। अब आप किसी भी, कब से आप पढ़ रहे होंगे होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, 5th-6th से, अगर आप बच्चे को पूछे हुए ना कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन से क्या मतलब, वो ये नहीं बता पाएगा यूनिफॉर्म कंपोजिशन से क्या मतलब। यूनिफॉर्म कंपोजिशन से मतलब जिन दो चीजों से आपने उस मिक्सचर को बनाया है, जब वो मिक्सचर बन जाएगा, आप बता नहीं सकते कि यहाँ पे ये चीज है और यहाँ पे ये चीज दिख रही है। मतलब कि आपने अगर कोई मिक्सचर बनाया है A+B से, उसे बिल्कुल डिसॉल्व कर दिया है, तो अगर वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा तो आप ये नहीं बता सकते कि सॉल्यूशन में A यहाँ पे है और B यहाँ पे है। जैसे शुगर सॉल्यूशन इसकी बेस्ट एग्जांपल है, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन इसकी बेस्ट एग्जांपल है। शुगर अगर आप पानी में घोलते जाओ तो एक टाइम आएगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि शुगर कहाँ घुल गई होगी उसमें, आपको पता ही नहीं लगेगा कि इस सॉल्यूशन में शुगर है कहाँ पे। तो दूसरी टाइप होती है इसकी होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब आप बता दोगे यहाँ पे सैंड यहाँ पे है, पानी यहाँ पे है, जो उसके अंदर चीजें डाली हैं उनमें से एक चीज यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो इसकी एग्जांपल की बात करें, सैंड इन वाटर, आप रेत डाल दो पानी में, तो क्या होगा, अगर पानी है रेत डालोगे उसके अंदर तो रेत नीचे बैठ जाएगी। तो आप बता सकते हो ये सैंड यहाँ पे है, वाटर यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो अब बात करते हैं एटम की। तो एटम क्या होता है, एटम एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो फ्रीली भी एग्जिस्ट कर सकता है और फ्रीली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, बट वो पार्ट लेता है केमिकल रिएक्शन में। सो एटम की डेफिनेशन हुई, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली बट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। हमें यहाँ से 2 पॉइंट मिल रहे हैं, मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। एग्जिस्ट फ्रीली कैसे कर सकता है, बेस्ट एग्जांपल नोबल गैसेस को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, और एग्जिस्ट फ्रीली नहीं भी कर सकता है, जैसे ऑक्सीजन को जरूरत होती है। ऑक्सीजन ये हाईली अनस्टेबल होता है, ओ मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये क्या बनाता है O2, तो ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और दूसरा पॉइंट क्या आया कि ये पार्ट लेता है केमिकल रिएक्शन में। सो एटम की डेफिनेशन क्या हुई, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल
that may or may not exist freely but takes part in chemical reaction. So अब इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करती है कि भाई इसकी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम. सो कोई भी एटम है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ए जेड, जिसमें एक्स क्या होगा उसका सिंबल, जेड क्या होगा एटॉमिक नंबर, तो ए क्या होगा मास नंबर. अब सिंबल जो सिंबल होता है किसी भी एलिमेंट का वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसका फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर या फिर साथ में उसके नाम का कोई और लेटर हो सकता है फर्स्ट के साथ. या आप पढ़ चुके हो 9th के बारे में कि सिंबल कैसे लिखते हैं, क्या हो सकता है, किसी का लैटिन नेम से लिया होता है, किसी का ग्रीक नेम से लिया होता है सिंबल. तो अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर की. एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. और प्रोटॉन्स क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल, जिसके बारे में आप 9th में पढ़ चुके हो. 9th में आप इसके बारे में पढ़ चुके हो. और मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है उसको Z से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, और मास नंबर को A से डिनोट करते हैं. तो मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम कितना है वो होता है मास नंबर. अब एग्जांपल ले लेते हैं H को लिखते हैं 1H1. तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे 1, और न्यूट्रॉन कितना होगा 0. अब न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, अगर A होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स और Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो A माइनस Z करेंगे तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अब हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट. यानी कि जब हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं तो उसमें हमें पक्का नहीं है कि वो इतनी ही आएगी, क्या पता उससे ज्यादा हो, क्या पता उससे कम हो. तो इसके अंदर हमें 2 चीजें पढ़नी होती है, बेसिकली 3 चीजें पढ़नी होती है. एक आती है साइंटिफिक नोटेशन, सेकेंड आती है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, और थर्ड आती है सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो पहले बात कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन की. साइंटिफिक नोटेशन का क्या मतलब, किसी भी नंबर को 10⁻⁴ की फॉर्म में लिखना, यानी कि समथिंग लाइक n × 10⁻⁴ की फॉर्म में लिखना, जिसमें कैपिटल N होता है वो बिलोंग करता है 1 से लेके 10 तक इन सेमी क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट, मतलब कि इंक्लूडिंग n होगा वो या 1 होगा या 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा. तो जो स्मॉल n होगा वो बिलोंग करता है इंटीजर को. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 23 को साइंटिफिक नोटेशन लिखना है तो 2.3 × 10⁻⁴, तो ये हो गया कैपिटल N, ये हो गया स्मॉल n. आया ना कैपिटल N, 1 से लेके 10 के बीच में वो स्मॉल n है, एक इंटीजर है. सो अब जरूरत क्या पड़ी साइंटिफिक नोटेशन की. सो केमिस्ट्री में इसकी जरूरत बेसिकली क्यों पड़ी, केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो नंबर होता है ना क्वांटिटीज का वो बहुत 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 ज्यादा होता है, और जितना नंबर ज्यादा होता है उतना ही मास और बहुत 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 कम होता है. तो जैसे एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻³ kg. सोचो साइंटिफिक नोटेशन ना होता तो क्या होता, पेपर में तुम्हें पहला क्वेश्चन आता था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, तो तुम ऐसे बैठते 0.000000000000029 टाइम्स तुम 0 लिखते, फिर उसके बाद 91 लिखते. कसम से 0 गिनते गिनते ही ना तुम्हारी बस हो जाती. और अगर नंबर ऑफ एटम्स आ जाते किसी भी मॉलिक्यूल में तो वो कितने होते हैं 6.022 × 10⁻23. अगर साइंटिफिक नोटेशन ना होता तो हम लोग पेपर में लिखते बैठ जाते 6022
0 अप टू 20 टाइम्स। और पेपर में दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं तो और साइंटिफिक नोटेशन ना होता तो पता लगता है ये 0 करते ही पेपर के 3 घंटे हो गए स्वाहा। इसलिए साइंटिफिक नोटेशन जरूरी है। 10⁻³ कॉमन ले लिया, 5 × 6 यानी कि 13 × 10⁻³ ऐसा करना गलत है। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें भी कॉमन लिया है तो यहाँ पे भी 10⁻³ कॉमन लेते हैं और इस 10⁻³ को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, 5 × 6 × 10⁻³ × 10⁻³ इन मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर आर एडेड, यानी कि 30 × 10⁻6 यानी कि 3 × 10⁻7 आंसर। अब कोई डिवाइड का क्वेश्चन ले लें। चलिए यार डिवाइड का क्वेश्चन भी ले ही लेते हैं, आपकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं 1.5 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻1। अब इसको कैसे करेंगे, 1.5 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 0.3 × 10⁻2। चेक करके देख लीजिए, 3 × 10⁻2 0.3, एक 10 नीचे, एक ये इस वाले को पॉइंट को लेके आगे, तो क्या होगा 3 × 10⁻1। अब इसको करेंगे तो जाएगा 5 × 10⁻0 जो कि हो गया हमारा आंसर। चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आगे के डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियोस में करते रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिए।